So now today we'll see sound, how is sound produced and production of sound. Hello everyone. Now we will see sound, production of sound. In this lesson we will learn about sound and how the sound production takes place. Let some events are given below. Put a tick mark in the box if you experience the event. If not, put a cross in the box. Clap your hands together. We always clap the hands. You can put a tick mark over here. Played a musical instrument. Yes, many of us may have. Burst a firecracker. Knocked on a closed door. Yes. Whistled using a cap of a pen. Place your palm on the mobile that is ringing. Swung the clapper of the bell and the bell rang. A metal utensil fell down with a clatter. There was a thunderclap in the sky. Yes, of course, we have seen this. Put your hand on a speaker which is producing sound. All these events we have seen in our day-to-day life. Now, while clapping our hand, what happens when we clap our hand? A sound is produced, right? Playing a musical instrument. Suppose we take a guitar and by using our fingers, we rub the thread, right? In while playing guitar, and while playing that, when we rub our hands or fingers on the thread, what we see? The guitar produces a musical sound. Bursting a firecracker. When we ignite the cracker, मतलब जब हम वो क्रैकर को जलाते हैं तो क्या हो जाता है? क्या मतलब वो फायर क्रैकर तो जलता है पर उसके साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है ना. जब हम क्लोज डोर को नॉक करते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है. जब हम पेन से विसल बजाते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है. जब कोई फोन बजता है और हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हम क्या फील करते हैं? कुछ तो वाइब्रेशंस फील करते हैं. जब हम बेल बजाते हैं तो बेल बजती है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है. A metal utensil fell down with a clatter. जब एक मेटल यूटेंसिल किसी फ्लोर से टकराता है तो क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है. स्काई में भी जब बिजली गिरती है साउंड प्रोड्यूस होता है. पुट योर हैंड ऑन द स्पीकर व्हाइल प्रोड्यूसिंग विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड. जब हम चालू स्पीकर पे हाथ रखते हैं तो भी हम लोग को एक वाइब्रेशन फील होता है. ये सब क्या है? ये बताता है कि जब भी कोई इवेंट होता है तब क्या हो सकता है? एक साउंड प्रोड्यूस हो सकता है. साउंड कभी भी कुछ इवेंट ऑकर होगा तो ही साउंड प्रोड्यूस होगा. विदाउट एनी इवेंट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ साउंड. और साउंड के क्या प्रॉपर्टीज है? जब साउंड प्रोड्यूस होता है एक वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होती है. जब साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन होती है उसकी. एक पिच होता है. पिच मतलब कितना आवाज़ ज़्यादा है, कितना कम है, कितनी इंटेंसिटी से आवाज़ आ रहा है. ये सब क्या है? साउंड के प्रॉपर्टीज़ है. ये सब हम आगे सीखने वाले हैं. It is seen from the above example that sound is generated due to the variety of event. वही मैंने बोला ना, साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब वैरायटी ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? टेक प्लेस होंगे. अगर कोई इवेंट ऑकर ही नहीं होता है तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा. अगर मैं ताली बजाऊंगी ही नहीं, जब मेरे दो हाथ टकराएंगे ही नहीं तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो अगर कोई भी साउंड हमें सुनाई दे रहा है तो वो कुछ तो इवेंट हो रहा है, उसकी वजह से हमें वो साउंड सुनाई दे रहा है. In some example, sound was generated due to the vibration of an object. For example, the bell or the string or the diaphragm of the musical instrument. While in some places, like bursting a cracker, clapping, a lightning strike, vibration are not actually felt. तो अभी इधर क्या बताया कि ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं
कि जिसमें साउंड प्रोड्यूस तो होता है पर हमको वाइब्रेशंस फील नहीं होती। पर ये याद रखना कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन प्रेजेंट होती है। पर कभी कभी ऐसे कुछ इवेंट होते हैं उसमें वाइब्रेशन होती है पर हमें वो फील नहीं होती, वो इतनी कम होती है कि वो हमें फील नहीं होती। पर अगर हमें आवाज़ आ रहा है, कोई चीज़ का आवाज़ आ रहा है तो वाइब्रेशन ज़रूर है। अगर वाइब्रेशन है तो ही हमें आवाज़ सुनाई दे रहा है। However, vibration are produced in those cases as well. All these vibration are imparted to the molecules in the air and the sound is produced. जब भी कोई वाइब्रेशन एयर के साथ ट्रैवल होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। When the vibrations travel with the air, sound is produced. You might have seen that when a stone is thrown into the calm water of a lake, waves are generated and they reach up to the banks of the lake. Vibration reach our air through the air in a similar way and the sound is heard. तो तो क्या होता है, जैसे अभी हम लोग एक लेक में पत्थर मारते तो क्या होता है, वेव्स जनरेट होता है और वो वेव्स जनरेट हो के कहाँ पे पहुँचता है, जो रिवर का बैंक होता है वहां तक पहुँचता है। वैसे ही जब वाइब्रेशन हमारे ईयर तक पहुँचता है, किसके थ्रू? एयर के थ्रू, तो क्या हमें क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है। हमें साउंड कब सुनाई देगा? जब वाइब्रेशन एयर के थ्रू हमारे ईयर्स तक पहुंचेंगे तब हमें साउंड सुनाई देगा। कब सुनाई देगा? जब वाइब्रेशन एयर के थ्रू हमारे ईयर तक पहुंचेंगे तब हमें साउंड सुनाई देगा। When a singer tunes the musical instrument before he starts singing, what exactly does he do? He ensures that the tanpura will produce the required note by adjusting the tensions in the string. That is, he tunes the tanpura. A tabla player tunes the tabla by hammering the pegs to adjust the tension in the diaphragm of the tabla. The harmonium accompanist finds out forehand the key in which the singer will sing. To tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be. The pitch of a sound depends upon its frequency. In Indian music, the musical notes sa re ga ma pa dha ni are, are of increasing higher pitch. In the scientific term, frequency is a measure of a pitch. तो जब भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो एक फंडा होता है, कौन सा वाला? पिच का। पिच मतलब क्या? कि कितना आवाज़ बड़ा आएगा और कितना आवाज़ छोटा आएगा। तो जब भी हम लोग कोई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करते हैं। गिटार को भी गिटार के जो ऊपर वाले साइड पे कीज होते हैं उसे हम घुमा कर क्या करते हैं? उसे ट्यून करते हैं। तबला को हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हैमर करके उसको ट्यून करते हैं। वैसे ही तानपुरा को भी उसके टेंशन ऑफ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को ऊपर नीचे खींच कर क्या करते हैं? ट्यून करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें बड़े हायर हायर मतलब जब हमें जोर से कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है तो हमें क्या लगता है? हायर पिच लगता है। और जब हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ कम लगता है तो हमें क्या लगता है? लोअर पिच लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जब भी हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना होता है तो हम क्या करते हैं? गाने के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? उसे ट्यून करते हैं। अगर गाना हायर पिच का होगा तो हम उसे उसके हिसाब से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करेंगे। अगर गाना लोअर पिच का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके हिसाब से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे? ट्यून करेंगे। वैसे ही जो ये सिंगिंग के स्वर है सा रे ग म प ध नि सा, ये सब क्या है? इंक्रीजिंग हायर पिच है। पहले हम सा थोड़ा छोटा बोलते हैं, फिर रे थोड़ा बड़ा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, फिर ग थोड़ी जोर से बोलते हैं, फिर म प ध
नी। तो ये भी क्या है, हायर पिच के हिसाब से इसे बनाया गया है। You have learned how sound is generated, how it reaches us on traveling through some medium and it is heard by us. अभी हम लोग ने देखा साउंड कब जनरेट होता है, जब भी कोई एक इवेंट ऑकर होता है। और वो हमें सुनाई कब देता है, कब हमें हियर होता है, साउंड हमें कब हियर होगा, अब हमें कब साउंड सुनाई देगा, जब वाइब्रेशंस, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जब उसके वाइब्रेशंस एयर के थ्रू पास होंगी। किसके थ्रू, एयर के थ्रू। यहाँ पर एयर क्या है, मीडियम है, क्या है, मीडियम। इसके थ्रू साउंड पास होता है, साउंड साउंड के वाइब्रेशंस पास होते हैं और ये वाइब्रेशन हमारे ईयर के पास जब आकर हमें, जब ये वाइब्रेशन हमारे ईयर के पास आते हैं तब हमें वो साउंड सुनाई देता है। So now we have seen how sound is generated and how sound is heard to us. You have also seen that vibration of an object is necessary for generation of sound. तो अब ये बहुत important point है। मैंने क्या बोला था कि जब भी वाइब्रेशन होंगे तो ही क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जब वाइब्रेशन होंगे तो क्या वो प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस। जब भी वाइब्रेशन होंगे तभी क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जब भी वाइब्रेशन नहीं होंगे, देयर इज नो वाइब्रेशन, देन साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस, साउंड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। In the present lesson, we will learn more about vibration, pitch, intensity and level of sound. अभी हम लोग ने पढ़ लिया कि साउंड कैसे सुनाई देता है और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। पर साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी एंड लेवल ऑफ साउंड। ये हम अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। When the string of a musical instrument such as tanpura is plucked, the string can be seen to vibrate, but the two ends of the vibrating string are still. As it vibrates, the string moves to the one side of the central position and comes back to the central position. This motion of the string is repeated again and again at a fixed interval of time. Such motion is called as a periodic motion. तो क्या होता है, अभी जब तानपुरा के ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। तानपुरा भी गिटार जैसा होता है ना, उसके ये स्ट्रिंग्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम ये दो स्ट्रिंग बजाएंगे तो ये स्ट्रिंग क्या होंगे, थोड़े वाइब्रेट होंगे, हिलेंगे, पर थोड़ी देर के बाद वो वापस क्या हो जाएंगे, ऐसे सीधे आकर रुक जाएंगे। ये मोशन को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब वो वाइब्रेट होकर, जब ये वाइब्रेट होगी स्ट्रिंग तो ये ऐसे ऐसे हिलेगी, पर वापस से वो कैसे हो जाएगी, ऐसे सीधे हो जाएगी। मतलब वो जैसे पहले थी बजाने से पहले, वो वापस वैसी ही हो जाएगी। मतलब ये स्ट्रिंग ऐसे जो होते हैं, स्ट्रिंग तानपुरा गिटार के, जब हम ये स्ट्रिंग्स को बजाते हैं तो ये स्ट्रिंग्स क्या होता है, ऐसे ऊपर नीचे हिलती है, बराबर। पर जब ये हिलना रुक जाती है, इसका वाइब्रेशन रुक जाता है, तो क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग वापस से सीधी हो जाती है। क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। ये वापस से सीधी हो जाने को मतलब पहले सीधी थी, जब मैंने इसको हिलाया तो ये आगे पीछे होने लगी, पर बाद में थोड़ी देर के बाद वापस सीधी हो गई, पहले जैसी हो गई। तो ये मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है, मतलब जो भी चीज है वो अपने स्टेट में वापस आ गई, जैसे पहले थी वो वापस आ गई, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। Sound is generated by rhythmic vibrations of an object. We can hear the sound as long as the object vibrates.
But when we touch the vibrating object with our hand, the vibration stops and we no longer hear the sound. Sometimes we can see the vibration, but sometimes the vibration are so minute that we cannot see them with our eyes. तो अभी ये तो मैंने बोला था ना तुम लोग को, क्या बोला था कि जब भी वाइब्रेशंस होंगे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. तो वही बोला है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. जब ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, साउंड भी प्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. और कभी कभी ये वाइब्रेशन क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं. वो जो ऐसे स्मॉल होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, पर क्या होते हैं, वो वाइब्रेशन होते रहते हैं, पर वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते और साउंड प्रोड्यूस होता है. पर जब भी हम एक ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है, समझो ये ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट हो रहा है, तो वाइब्रेट होने से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. पर जब भी हम ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ रखेंगे तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो साउंड भी क्या होगा, आना बंद होगा. जब भी वाइब्रेशन रुक जाएगी, साउंड आना क्या होगा, बंद होगा. Make a list of musical instrument you are familiar with. Find out which part of the instrument vibrate and produces the sound. Such vibrations that produce sound can be studied with the help of simple oscillator. तो अभी ये एक्टिविटी में हमें क्या करना है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आप लोग फैमिलियर हो, गिटार, तबला, वो सब को आपके ऊपर रिसर्च करना है और ढूंढना है कि कौन सा पार्ट उस इंस्ट्रूमेंट का वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है. तो अभी इधर हम लोग गिटार का एग्जांपल लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती है. ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होने की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. और जो भी वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है उसे हम किसके हेल्प से पढ़ सकते हैं, सिंपल ऑसिलेटर के हेल्प लेकर हम पढ़ सकते हैं. वाइब्रेशन दैट प्रोड्यूस साउंड, मतलब जो भी वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करेंगी उसको हम कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर मतलब जो भी वाइब्रेशंस साउंड प्रोड्यूस करेंगी उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, किसके हेल्प से, सिंपल ऑसिलेटर के हेल्प से हम उनको पढ़ सकते हैं. ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. You must have seen children playing on a swing in a garden. Observe carefully the motion of the swing. Go to a swing at a rest in the garden and make it position on the ground below it. You may call this mark the central position of the swing. Now pull the swing to the one side and let it go. Observe its swing. तो अभी क्या करना है, हम लोग को गार्डन में जाके स्विंग के पास जाना है. स्विंग पता है ना, ऐसे ऐसे होती है, बराबर. यहाँ पे हमें बैठना है और स्विंग करने से पहले हम लोग को ये पोजीशन मार्क करनी है और स्विंग करना शुरू करना है. ऐसे आगे पीछे मूव होना क्या करना है, शुरू करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि जितना हम आगे जा रहे हैं उतना ही हम क्या करें, पीछे भी जा रहे. अगर हम इधर से 1 मीटर आगे जा रहे हैं तो इधर से भी 1 मीटर पीछे जा रहे. और ये क्या है, सेंट्रल पोजीशन है. The swing will be swing to cross the central position again and again as it moves from one end to the other end of the swing. और जब भी हम आगे पीछे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जब भी हम पीछे जाएंगे तो भी हम सेंट्रल पॉइंट के पास से जाएंगे, जब भी हम आगे जाएंगे तो भी हम सेंट्रल पॉइंट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. A swing that moves back and forth like this is called as an oscillator. अभी जो भी चीज़ ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव होती है
आगे आती है पीछे जाती है, आगे आती है पीछे जाती है, और बीच में क्या होता है, सेंट्रल पोजीशन होता है। ऐसे जो भी चीज़ है जो आगे पीछे ऐसे करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, ऑसिलेटर, वी कॉल देम एज ऑसिलेटर। When the swing moves from the one end to the other and returns to its starting point, it is said to have completed one oscillation. तो अभी हम लोग ने यहाँ से स्विंग करना शुरू किया था, हम लोग आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, वापस से आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, हमारा ऑसिलेशन पूरा हो रहा है। मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया वापस हम वहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। The back and forth motion of an oscillator on the either side of a central position is called as a oscillatory motion. तो अभी ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो जो भी ऑसिलेटर, जो भी चीज़ जो आगे पीछे घूम रही है वो ऐसे बैक मतलब पीछे जा रही है, फोर्थ मतलब आगे आ रही है, और सेंट्रल पॉइंट के दोनों तरफ से, इस साइड भी और इस साइड भी। कैसे, अब ये स्विंग है बराबर, तो आगे भी आ रही है और पीछे भी जा रही है बराबर, मतलब बैक एंड फोर्थ। ऑसिलेटर जो बैक जाता है, फोर्थ आता है, मतलब आगे आ रहा है पीछे जा रहा है, और सेंट्रल पोजीशन मतलब ये जो सेंट्रल पोजीशन है हमारी, उसके दोनों साइड से हो रहा है ना, ये आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, तो ये मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। We will call them as a oscillatory motion. देखो ये सेंट्रल पोजीशन है, ये आगे जा रही है पीछे जा रही है बराबर, ये मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। ये सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन की दोनों साइड से ये स्विंग हो रहा है, ये इस साइड से भी हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। Make an empty porcelain bowl or an empty steel glass. Stretch a rubber band and fix it on the bowl or glass as shown in the picture. Now give a jerk to a rubber band. Repeat this action, applying a smaller or greater force. While doing this, observe the farthest distance to which the rubber band is stretched. Take the note of sound generated. तो अभी हमें क्या करना है, ये जो रबर बैंड इधर हम लोग ने बाउल को फिट किया है उसको हिलाना है। तो जब भी हम ये रबर बैंड को हिलाएंगे वो क्या करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट होना शुरू करेगा, और ये जब भी वाइब्रेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग को लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या करना है, लार्जेस्ट डिस्टेंस गिनना है कि लास्ट टू लास्ट ये रबर बैंड कहाँ तक पहुँचा, इधर तक पहुँचा, इधर तक पहुँचा। एक डिस्टेंस होगा जहाँ तक वो, मतलब यहाँ तक शायद, ऐसा वो सबसे दूर यहाँ तक आया होगा। ऐसे हम लोग को क्या करना है, देखना है कि रबर बैंड यहाँ से कितने फार तक वाइब्रेट हो रहा था, और ये सबसे फारदेस्ट पॉइंट को हम सबसे फारदेस्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग को ये जो रबर बैंड से जो आवाज़ आया था उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। When the rubber band is stretched and released, it vibrates. जब भी हम लोग ये रबर बैंड को खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वाइब्रेशन शुरू होगा। Compare the vibration with the figure alongside. When the rubber is stretched from the original position A and comes to the position B, it is seen to be curved. The maximum distance between the original position A and position B on stretching the rubber is called the amplitude of vibration. क्या बोलेंगे, amplitude of vibration बोलेंगे। तो जब भी हम ये रबर बैंड को ऊपर से खींचेंगे तो क्या होगा, एक सर्टन यहाँ तक वो ऐसे स्ट्रेच होगा बराबर। तो समझो ये ए पॉइंट था और ये क्या बन गया, बी पॉइंट बन गया। तो इसमें का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। ये डिस्टेंस क्या होगा, सबसे समझो सबसे दूर रबर बैंड यहाँ तक पहुँचा, तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये लास्ट पॉइंट तक हम लोग को देखना है ये डिस्टेंस कितना है।
वो क्या होगा, हमारा एम्पलीट्यूड होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड। When a greater force is applied to the rubber, it is stretched further, meaning that the amplitude increases. On releasing it, a louder sound is generated. When a smaller force is applied, the rubber is stretched less. Then the amplitude is smaller and the sound is softer too. जब भी हम ये रबर बैंड जोर से खींचेंगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दूर पहुँचेगा। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूर पहुँचेगा मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाई होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये दूर पहुँचेगा रबर बैंड तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी ग्रेटर, एम्पलीट्यूड विल बी ग्रेटर, बराबर। और अगर हम लोग इसे धीरे से खींचेंगे तो वाइब्रेशन कैसे होंगी, छोटी होंगी, और ये रबर बैंड छोटे से छोटे रीजन तक पहुंचेगा, दूर नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग ने इसे धीरे से खींचा था। तो इधर एम्पलीट्यूड कैसा होगा, लो होगा। क्या होगा, एम्पलीट्यूड लो। Take a long thread about a half a meter long. Tie a small iron or wooden ball to it and suspend it from a support as shown in the figure. Such an oscillator is called as a pendulum. तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच करना है, उसको क्या लगाना है, एक बॉल लगाना है। तो ऐसे एक स्ट्रिंग से जो बॉल लटका हुआ है, ऐसे एक ऑसिलेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंडुलम। ये ऑसिलेटर है ना, अगर इसे हम लोग पुश करेंगे तो ये आगे पीछे क्या होगा, घूमता रहेगा। तो ये जो भी चीज आगे पीछे घूमती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं, बराबर। तो ये भी एक ऑसिलेटर हुआ कि नहीं। तो ये जो बॉल स्ट्रिंग से लटका हुआ है और आगे पीछे घूमता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, ऑसिलेटर। वी कॉल देम एज अ ऑसिलेटर। और ये थ्रेड, और ये अभी ये क्या है, एक बॉल है जो आगे पीछे घूम रहा है, थ्रेड से लटका हुआ। ऐसे ऑसिलेटर को हम लोग क्या बुलाते हैं, पेंडुलम बुलाते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है, जो भी चीज़ जो आगे पीछे घूमती रहती है। पर ये क्या है, एक बॉल है जो थ्रेड से हम लोग ने अटैच किया और ये भी एक आगे पीछे घूमेगा, मतलब ये भी एक टाइप का ऑसिलेटर है। पर ये टाइप के ऑसिलेटर को हम लोग क्या बुलाएंगे, पेंडुलम बुलाएंगे। Give an oscillatory motion to the pendulum. The maximum distance between the original position A of the pendulum and the extreme point B or C is called as a pendulum amplitude of oscillation. In figure AB or AC is the amplitude of oscillation. तो जब भी हम ये बॉल को स्ट्रेच करेंगे वो क्या करने लगेगा, इधर से उधर बैक एंड फोर्थ घूमना शुरू करेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस समझो, ये बॉल आया और लास्ट तक यहाँ तक पहुँचा, इसके आगे नहीं गया, मतलब ये लास्ट डिस्टेंस क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो गया। मतलब मैंने ये बॉल को आगे पीछे ऐसे छोड़ा था, पर लास्ट टू लास्ट वो कहाँ पे पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, सी पॉइंट तक पहुंचा। मतलब ये ए से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बुला सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बुला सकते हैं। वैसे ही ये जितना आगे गया था, जितना पीछे गया था उतना ही आगे जाएगा। मतलब लास्ट टू लास्ट इधर पहुंचा था बी तक, मतलब ये भी क्या है, ए बी ए बी भी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। Time period of oscillation and frequency. The time required by an oscillator to complete one oscillation is called as the time period of a oscillator. तो जो भी ऑसिलेटर है, जो भी आगे पीछे घूमने वाला ऑब्जेक्ट है, उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटर। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को टाइम पीरियड ऑफ अ ऑसिलेटर। तो पहले मैं इधर एक डायग्राम बनाती हूँ, वही पेंडुलम वाला जो हम लोग ने देखा था।
बाद में आगे जाएंगे। ये पेंडुलम का सेंट्रल पोजीशन था। समझो मैंने पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा, बी से छोड़ा, ऐसे पीछे लिया और छोड़ दिया, तो पेंडुलम क्या करेगा, पहले बी से ए ट्रैवल करेगा, फिर ए से सी ट्रैवल करेगा, फिर से सी टू ए आएगा और फिर ए टू बी, मतलब जहाँ से चालू किया था वहां तक वापस आ गया। एक उसने रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मतलब जहाँ से हम लोग ने बी से चालू किया था वापस से वो कहाँ पे आके रुक गया, वही बी पॉइंट पे आकर रुक गया। तो जहाँ से हम लोग शुरू करते तो एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वो वापस वही पोजीशन पे आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑसिलेटर ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। देखो अभी मैंने बी से चालू किया था, उसने बी टू ए ट्रैवल किया, फिर ए से सी गया, सी टू ए आया वापस से पीछे, फिर ए टू बी वही पोजीशन पे आ गया वापस से, तो मतलब उसने क्या कर लिया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड बाय एन ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड, तो जितने भी ऑसिलेशन मतलब 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर जितने भी ऐसे ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन था ना, बी टू ए टू सी, सी टू ए टू बी, ये एक ऑसिलेशन था। ऐसे समझो अगर वो पेंडुलम में 1 सेकेंड में 3 बार ऐसे राउंड कंप्लीट कर लिया, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, 3। मतलब समझो उसने ऐसे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए 1 सेकेंड में, तो क्या होगा, मतलब उसने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए 1 सेकेंड में, तो हम लोग उसे क्या बुलाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बुलाएंगे। मतलब 3 यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हम लोग ने क्या देखा, जितने भी ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कंप्लीट होंगे वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बुलाएंगे। अगर समझो 3 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, 3। तो टोटल मोशन BACAB in the previous activity is 1 oscillation, वही ना, B से चालू किया था, फिर A पे गया, C पे गया, फिर A पे आया, फिर B पे आया, मतलब क्या हो गया, एक फिर B पे आ गया, मतलब एक ऑसिलेशन खत्म हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब 1 एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड लगा वो T। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशन occurring in 1 second. The unit of frequency is hertz. यही पढ़ा ना, फ्रीक्वेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे हैं वो, और इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, हर्ट्स में होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर्ट्स में हम लोग इसे लिखेंगे। किस में लिखेंगे, तो समझो अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी 3 मिली तो हम लोग सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, उधर आगे यूनिट क्या लगाएंगे, 3 हर्ट्स। समझा, पर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1 hertz means there is 1 oscillation in 1 second। तो ये जो अभी हम लोग ने यूनिट लगाया हर्ट्स, वो क्या है, वैसे 1 हर्ट्स क्या बताता है कि 1 हर्ट्स में कितने ऑसिलेशन होते हैं, 1 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 हर्ट्स यूनिट है तो एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में हो रहा है, एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। 100 हर्ट्स मीन्स अगर 100 हर्ट्स रहेगा तो मतलब 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे। कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं,
100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ही है ना, जो फ्रीक्वेंसी क्या बता रही है कि 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी का आंसर 1 हर्ट्ज मिला तो क्या होगा, 1 सेकेंड में 1 ऑसिलेशन हो रहा है। अगर 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आंसर मिला तो मतलब क्या, 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे हैं। Take a plastic rubber and hold one of its end. Press down on the table as shown in the picture so that a large portion of the ruler is off the table. Now ask your friend to press the free end of the ruler down and release it. Observe what happens. Now press the ruler with your finger at a such point that it stops making any sound. Now pull in 10 centimeter more of the ruler onto the table and repeat the action. Listen the differences in the first and the second round. Take note of the differences in the frequency and the pitch of sound. Also take note of what happens by further decreasing the length of the free part of the ruler little by little. तो अभी हम लोग को क्या करना है, ऐसे रूलर्स हम लोग को टेबल पे रखने, क्या करने, रूलर्स टेबल पे रखने। ये थोड़ी बाहर है, सबसे ज़्यादा बाहर ये रूलर है, फिर थोड़ी ये रूलर अंदर है, फिर ये थोड़ी अंदर है, ये बहुत अंदर है और ये सब बहुत ज़्यादा अंदर है। तो अब ये सबसे ज़्यादा बाहर वाली रूलर है, इसके ऊपर हम लोग इस एंड पे जब हाथ रखेंगे और इस हैंड से इसे बीट करेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे क्या होगी, मूव होगी। और ये जब मूव होगी तो क्या होगा, एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा। ये रूलर थोड़ी अंदर है तो ये क्या होगी, थोड़ा सा इसमें इससे ज़्यादा थोड़ा, ये रूलर के कंपैरेटिव ये रूलर का थोड़ा कम आवाज़ आएगा, इसका थोड़ा और कम आएगा, इसका थोड़ा और कम आएगा और इसका बहुत ही कम, कुछ आएगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा आवाज़ इस रूलर का आएगा, मतलब ये रूलर का पिच सबसे ज़्यादा होगा। मैंने पहले भी बोला था ना कि जितना ज़्यादा पिच उतना ज़्यादा आवाज़। High and low pitch of sound. Take a wooden board 80 to 90 centimeter long and 5 centimeter wide. Hammer 2 nails on it, each a few centimeter away from the two ends. Tie the end of a thin metal wire to the nail so that the wire is tightly stretched between them. Insert a wedge-shaped box on a ruler block, or plastic block under the wire near each of the nail and plug the wire tightly. Did you hear any sound? Observe where the wire vibrate. Now insert 2 or 3 small rectangular blocks below the wedge-shaped block on one side in such a way that the length of wire does not change. Observe whether there is a change in the tension in the wire. Now plug the wire with your finger and listen to the sound as also it vibrates. Note the difference you perceive in its frequency. What can you infer from this? When the tension in the wire is increased, the frequency is seen to increased. When it is reduced, frequency is also seen to be decreased. We also perceive a difference in the sound generated. When the tension is increased, the resulting sound is shriller. When the tension is reduced, the sound is also less shrill. This is what is called the high and low pitch of sound. तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, एक वुडन ब्लॉक लेना है, इसके 2 एंड्स पे हमें नील्स लगाने, खिले लगाने और एक स्ट्रिंग टाई करना है। तो जब ये हम, और इसके बीच में क्या डालना है, एक वेट शेप्ड ब्लॉक डालना है, ऐसे दोनों साइड से। तो अभी क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग थी वो अभी टाइटली स्ट्रेच्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ने बीच में क्या डाल दिया है, बॉक्स डाल दिया। तो अभी स्ट्रिंग के बीच में ये टाइटली स्ट्रेच्ड हो गई है ना, ये वायर स्ट्रिंग, तो ये एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड हो गई है।
तो मतलब इस स्ट्रिंग का क्या बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गया है, एकदम एकदम टाइटली है अभी ये स्ट्रिंग इधर प्रेजेंट है। तो जब भी हम ये टेंशन वाले स्ट्रिंग को हम लोग आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। मतलब जब भी टेंशन ज़्यादा होगा स्ट्रिंग का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो 1 सेकेंड में हो रहा है वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। जब भी हम ये वेज शेप ब्लॉक निकाल देंगे और इसे हिलाएंगे तो क्या होगा, टेंशन स्ट्रिंग में रहेगा क्या, अभी स्ट्रिंग टाइटली है क्या, नहीं, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी मतलब जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में हो रहे थे वो कम हो जाएंगी। समझो अगर टाइटली जब हम लोग ने वेज शेप ब्लॉक डाले थे तो समझो अगर फ्रीक्वेंसी थी 80 हर्ट्स, पर अगर हम लोग ये ब्लॉक्स निकाल देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पकड़ लो 50 हर्ट्स हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, 30 हर्ट्स, मतलब 30 ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं 1 सेकेंड में। समझा। तो जितना ज़्यादा टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में उतना ज़्यादा पिक, मतलब उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। क्या रहेगा, more tension in string, then what will happen? Frequency high, and frequency high, then pitch high. If less tension, frequency low. मतलब स्ट्रिंग लूज है तो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी लूज होगी मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो पिच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना कम पिच, जितना ज़्यादा मोर टेंशन उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा। लेस टेंशन इन स्ट्रिंग तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम मतलब पिच कम। Intensity of sound, sound level. Loudness or the softness of sound is indicated by two terms, namely intensity of sound and sound level. Sound level is the intensity of sound as perceived by our ear. The intensity of sound is proportional to the square of the amplitude of vibration. For example, if the amplitude is doubled, the intensity of sound becomes 4 times as much. तो अभी कोई आवाज़, जो भी आवाज़ है वो लाउड है या सॉफ्ट है, वो कैसे पता चलेगी, वो दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड होती है। कौन से टर्म्स के ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल। कौन से दो टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि साउंड बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल। तो ये साउंड लेवल जो इधर है, साउंड लेवल क्या है, साउंड लेवल इज द intensity of sound as perceived by our ear. साउंड लेवल क्या है कि कितने इंटेंसिटी, मतलब कितने जोर से आवाज हमारे ईयर्स तक आया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड लेवल बोलते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर से, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से। मतलब ये जो से ये टर्म है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये किससे प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, किससे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, अगर समझो इधर 10 था तो इधर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100, कितना हो जाएगा, 100। तो मतलब डबल करके हमें क्या आएगा, आवाज सुनाई देगा। For example, if amplitude is doubled, the intensity of sound becomes 4 times. मतलब अभी
एम्पलीट्यूड, समझो एम्पलीट्यूड था 1, उसको मैंने डबल कर दिया, 2 कर दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब वो तो क्या है, 2 का स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा मेरे को इंटेंस 4 टाइम्स ज़्यादा मेरे को जोर से आवाज़ सुनाई देगा। द डेसिबल डीबी इज यूनिट फॉर मेजरिंग द साउंड लेवल। तो जब भी हम लोग को साउंड को गिनना होता है, हम लोग कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, डेसिबल, और उसको हम लिखते कैसे हैं, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। इट वॉज नेम्ड डेसिबल in honor of the work of the scientist Alexander Graham Bell। किसके किसके वजह से ये डेसिबल नाम रखा गया था, साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने फोन निकाला था, उनके वजह से ये साउंड के यूनिट का नाम डीबी दिया था। The magnitude of sound level decibel can be deduced from the intensity of sound using a mathematical formula. When the intensity of sound becomes 10 times the original, the sound level increases by 10 decibel. तो अगर intensity of sound 10 times से ज़्यादा हो जाए ओरिजिनल साउंड से, तो साउंड लेवल क्या हो जाएगा, 10 डेसिबल से इंक्रीज हो जाएगा। डेसिबल लेवल ऑफ सम कॉमन साउंड बीइंग बिगिनिंग ऑफ द ऑडिबल साउंड। तो जो भी साउंड हमें सुनाई देता है वो कौन से रेंज से सुनाई देगा, 0 डेसिबल से हमें सुनाई देगा। नॉर्मल ब्रीथिंग का, जो हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते हैं उसका साउंड लेवल क्या होता है, 10 dB। मर्मरिंग फ्रॉम द 5 मीटर अवे, मतलब मेरा भी कोई फ्रेंड है, वो 5 मीटर दूर है और वो ऐसे मन में बड़बड़ कर रहा है, तो वो कितने डेसिबल का होगा वो साउंड, 30 डेसिबल का। नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, कि मेरे सामने एक फ्रेंड है, उससे मैं बात कर रही हूँ, तो जो हमारे बीच में कन्वर्सेशन होगा वो कौन से साउंड लेवल का होगा, 60 डेसिबल। हैवी ट्रैफिक में 70 डेसिबल, फैक्ट्रीज में जो आवाज़ आता है वो 80 डेसिबल का होता है। जेट इंजन 130 डेसिबल। स्टार्टिंग टू ईयर स्प्लिटिंग साउंड, start of ear splitting sound 120 decibel. Hearing is temporarily affected by the sound of frequency greater than 1000 Hz। जो भी साउंड 1000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जब वो हम ऐसा बड़ा साउंड सुनते हैं तो हमारी हियरिंग कैपेसिटी थोड़ी देर के लिए नम हो जाती है, मतलब हमें थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं देता। एंड लेवल्स हायर देन 100 डेसिबल, दिस कैन रिजल्ट इन टेम्परेरी डेफनेस। तो अभी इतना जब हम बड़ा साउंड सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम लोग को कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता। जब हम लोग डीजे के एकदम पास बैठते हैं तो बहुत जोर से साउंड हमारे ईयर में आता रहता है, तो थोड़ी देर के बाद जब हम घर पे जाते तो हम लोग को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देता। मतलब ये क्या है, टेम्परेरी डेफनेस, मतलब थोड़ी देर के लिए हम लोग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वर्कर हु वर्क नियर एरोप्लेन इंजिन्स एक्सपीरियंस दिस। तो अभी जो भी वर्कर्स एरोप्लेन के यहाँ पे काम करते, एरोप्लेन के मेंटेनेंस का काम करते, उनको ये टेम्परेरी डेफनेस हो सकता है। ऑडिबल साउंड, the frequency of the sound audible to human being is between 20 Hz and 20,000 Hz। तो अभी ऑडिबल साउंड क्या है, ऑडिबल साउंड मतलब जो ह्यूमन सुन सकते, तो अगर साउंड 20 हर्ट्ज से लेके टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा तो ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, वो साउंड को सुन सकते। इसके नीचे के साउंड को ह्यूमंस नहीं सुन सकते, 20 हर्ट्ज के नीचे के साउंड को ह्यूमंस नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के साउंड को भी ह्यूमंस नहीं सुन सकते। अगर कोई साउंड सुन सकते हैं तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होगा। Infrasonic sound. Have you ever heard the sound of the movement of our hand or of the movement of the leaves falling from a tree? तो अभी पत्ते गिरने का आवाज़ तो बहुत कम आता है, हमारे हैंड जब मूव होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस होता है।
पर वो क्या होता है, एकदम कम होता है। ऐसे कम वाले साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। Swing an oscillator which makes 3 to 4 oscillation in a second and list carefully for any sound it makes। तो अभी हम लोग को एक ऑसिलेटर लेना है, वो क्या कर रहा है, एक सेकेंड में 3 to 4 ऑसिलेशंस लेता हो, ऐसा हम लोग को ऑसिलेटर लेना है। That the oscillator make 3 to 4 oscillation in 1 second means the frequency of sound is 3 to 4 hertz। हमने वही बोला था ना, जितने ऑसिलेशन होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की। तो अभी 3 to 4 ऑसिलेशन ले रहा है, मतलब एक मिनट में तीन बार ऐसे घूम के आ रहा है ना, मतलब बी पॉइंट से फिर से बी पॉइंट तक एक रोटेशन, बी पॉइंट से फिर से बी पॉइंट पर सेकेंड रोटेशन, बी पॉइंट से फिर से बी पॉइंट तक थर्ड रोटेशन, ऐसे करके उसने कितने रोटेशन किए हैं, 4 रोटेशन। तो ऐसे 4 रोटेशंस, 3 से 4 रोटेशन वो कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में 3 से 4 बार वो आगे पीछे घूम रहा है। तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बीच में है, 3 to 4 हर्ट्ज के बीच में। ह्यूमन cannot hear sound of frequency less than 20 हर्ट्ज। तो ऐसे ऑसिलेटर का आवाज़ हम लोग सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस कौन से रेंज के आवाज़ सुनते हैं, एक तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले साउंड्स ही हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज के नीचे और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। इन अबाउ एग्जाम्पल oscillations did take place but no sound was heard। It means that this sound is of the frequency less than the 20 Hz। A sound with the frequency less than the 20 Hz is called as a infrasonic sound। जो भी साउंड 20 हर्ट्ज के नीचे होगा, 20 हर्ट्ज के लेस देन 20 हर्ट्ज होगा, साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, infrasonic sound। We will call them as infrasonic sound। Sound with a frequency less than 20 Hz are produced by some animals, namely whales, elephant and rhinoceros। तो भी कुछ एनिमल्स ऐसे कम रेंज वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कौन से एनिमल्स है वो, whales, elephant and rhinoceros। Ultrasonic sound, a sound with a frequency higher than 20,000 Hz is called as a ultrasonic sound। Humans being cannot hear such sound. However, some animal, for example, a dog can hear such sound। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकते हैं। इसके नीचे 20 हर्ट्ज से नीचे या फिर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हम लोग कोई साउंड नहीं सुन सकते। तो ये जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले जो साउंड है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड बुलाते हैं। ये ह्यूमंस नहीं सुन सकते, पर कुछ एनिमल्स है जैसे डॉग, ये ऐसे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले साउंड सुन सकते हैं, डॉग सुन सकता है। Find out, there is a evidence that elephant communicate with each other distance of up to 10 km using infrasonic sound inaudible to us। This is also believed that dogs and other animals can perceive ultrasonic sound signals in advance of impending earthquake। Find out more about this from internet। तो अभी हम लोग ने बोला ना, कुछ एनिमल्स है अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं, वैसे ही एलिफेंट्स भी अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब हाई लेवल का फ्रीक्वेंसी यूज करके वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को अर्थक्वेक आ रहा है ये भी जल्दी पता चलता है, क्योंकि अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आता है तो भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है, मतलब साउंड क्रिएट होता है। पर ये साउंड इतने बड़े होते हैं कि हम लोग सुनाई नहीं देते, हम लोग ह्यूमंस को सुनाई नहीं देते। पर ये जो एनिमल्स है जो अल्ट्रासोनिक साउंड मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो सुन सकते हैं, उनको जल्दी से पता चल जाता है कि क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अभी अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ यूजेस है। टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स,
एंड टाइनी पार्ट्स ऑफ द वॉच। तो ये वॉच और ऑर्नामेंट्स को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, हम लोग सोनोग्राफी करते हैं ना, उसमें भी ये यूज होता है। टू डिटेक्ट ट्यूमर इन द ब्रेन, ब्रेन में ट्यूमर होते हैं वो डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करा जाता है। टू डिटेक्ट फॉल्ट इन मेटल्स इन रडार सिस्टम, टू किल सर्टन माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज यूज टू लोकेट द सी बेड और द पोजिशन ऑफ द शिप। तो अभी सी बेड होता है, ऐसे सी रहता है, सी के नीचे भी एक सी बेड होता है ना, जमीन रहती है। तो ये शिप अगर ऐसी है सी के ऊपर, तो शिप कितने ऊपर है जमीन से वो देखने के लिए ये सोनार सिस्टम यूज किया जाता है। The pitch of the sound is directly related to the frequency of sound. From the graph alongside, we get further information about the frequency of sound and infrasonic audible and ultrasonic sound. तो भी frequency of sound मतलब जितनी ज़्यादा frequency होती है उतना ज़्यादा साउंड का क्या होता है, पिच होता है। उतनी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा हम लोग को साउंड क्लियरली सुनाई देता है। तो ह्यूमंस को 20 से लेके 20,000 हर्ट का सुनाई देता है और ये 5,24,288 लास्ट रेंज है। 20,000 से लेके 5,24,000 हर्ट्स ये हम लोग सुन नहीं सकते, पर कुछ एनिमल जैसे डॉल्फिन, बैट ये सुन सकते हैं। ये रेंज क्या है, ऑडिबल टू ह्यूमन मतलब हम सुन सकते हैं, पर ये अल्ट्रासोनिक साउंड बहुत बड़े रेंज वाला ये हम नहीं सुन सकते। कौन सुन सकता है, डॉल्फिन और बैट सुन सकता है। इंफ्रासोनिक साउंड मतलब 20 हर्ट्ज के बहुत नीचे ये भी हम लोग नहीं सुन सकते, पर कौन सुन सकता है, ब्लू व्हेल सुन सकता है।